नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने गणपत सिंह राजपूत सर के जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसका 11वां टेस्ट और आधुनिक भारतीय इतिहास का पहला टेस्ट किया था। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास का दूसरा और इस टेस्ट सीरीज का 12वां टेस्ट का सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज के टॉपिक रहेंगे 1857 का विद्रोह, जिसकी प्रकृति, घटनाएं, महत्व और परिणाम। इसके अलावा भारतीय संविधान का विकास 1773 से लेकर रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर और 1950 संविधान लागू होने तक। इसके अलावा औपनिवेशिक शासन का आर्थिक प्रभाव, भू राजस्व बंदोबस्त, औद्योगिकीकरण और धन निष्कासन सिद्धांत से संबंधित आज के प्रश्न रहने वाले हैं। आज की क्लास में भी 100 प्रश्न होंगे। पिछली क्लास में भी हमने 100 प्रश्न ही किए थे और आज की क्लास में भी 100 प्रश्न ही होने वाले हैं। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ 1857 के विद्रोह पर लिखी गई पुस्तकों के नाम है और दूसरी तरफ उनके लेखकों के नाम है। तो इसमें से कौन सा जो सुमेलित नहीं है। सबसे पहला 1857 नाम से जो पुस्तक लिखी थी यह एस.एन. सेन के द्वारा लिखी गई थी। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखी गई द ग्रेट रिबेलियन 1857 अशोक मेहता की पुस्तक है। और 4 नंबर पर है कि सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनी। सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनी जो पुस्तक है यह जे.बी. मेल्सन की नहीं है, बल्कि यह पुस्तक है एस.बी. चौधरी की। एस.बी. चौधरी की जो यह पुस्तक है। तो 4 नंबर ऑप्शन असुमेलित होगा। सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनी एस.बी. चौधरी की है। जी.बी. मेल्सन की जो पुस्तक है वो है हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी है जो जी.बी. मेल्सन की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। खान बहादुर खान ने। 1 नंबर ऑप्शन। खान बहादुर खान ने रुहेलखंड में, मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में और मोहम्मद वालिद ने बुलंदशहर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ क्रांतिकारियों के नाम है और दूसरी तरफ उनके स्थानों के नाम है कि निम्न क्रांतिकारियों का स्थान है जो कौन से स्थान से उनका संबंध था। तो सबसे पहले नंबर पर है रंगोजी बापू। रंगोजी बापू जिन्होंने 17 में क्रांति का नेतृत्व किया था। दूसरे नंबर पर देवी सिंह। देवी सिंह ने मथुरा में। तीसरे नंबर पर है मनीराम। मनीराम ने असम में। और गजाधर सिंह ने जो गोरखपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो इसमें 2, 1, 4 और 3, 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारी नेता मौलवी अहमदुल्ला के संबंध में कौन से कथन सत्य है। 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारी नेता मौलवी अहमदुल्ला के संबंध में कौन से कथन सत्य कथन है। सबसे पहला है कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का प्रचार किया था। 1857 के समय मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का प्रचार किया था। मौलवी अहमदुल्ला के को लोग बाग डंका साहब भी कहते थे। मौलवी अहमदुल्ला को लोग जो डंका साहब भी कहते थे, यह भी सही है। 1857 में उन्हें बरेली की जेल में बंद किया गया। तो उन्हें मौलवी अहमदुल्ला को बरेली जेल में नहीं बल्कि फैजाबाद की जेल में बंद किया गया था। 3 नंबर ऑप्शन इसका असत्य है। और चौथा है कि चिन्हाट के युद्ध में हेनरी लॉरेंस को पराजित किया था। चिन्हाट के युद्ध में मौलवी अहमदुल्ला ने हेनरी लॉरेंस को पराजित किया था, यह भी सही है। तो इसमें बताने कौन कौन से कथन सही है। 1, 2 और 4। 1, 2 और 4, 2 नंबर ऑप्शन। मौलवी अहमदुल्ला ने हैदराबाद से शिक्षा ग्रहण की। 1856 में उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद प्रचार करते हुए गांव-गांव देखा गया। मुसलमान उन्हें पैगंबर मानने लगे। 1857 में उन्हें फैजाबाद जेल में बंद किया गया,
चिन्हाट के संघर्ष में भाग लिया और हेनरी लॉरेंस को पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोही नेता शाहमल के संबंध में कौन से कथन सत्य है? 1857 के विद्रोही नेता शाहमल के संबंध में कौन-कौन से कथन सही है? पहला है, शाहमल उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना के एक गांव में रहने वाले थे। शाहमल उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना के एक गांव में रहने वाले थे। शाहमल ने 84 देश के मुखियाओं और काश्तकारों को संगठित किया। शाहमल ने अंग्रेजी अफसरों के बंगलों में डेरा डालकर उसे न्याय भवन का नाम दिया था और शाहमल ने सरकारी इमारतें, नदी के पुल, पक्की सड़कों को ध्वस्त किया था। तो चारों ही ऑप्शन है जो इसके राइट आंसर होंगे। 1, 2, 3 और 4, 1 नंबर ऑप्शन। शाहमल उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे। उन्होंने 84 देश मुखियों, 84 गांव और काश्तकारों को संगठित किया। शाहमल के आदमियों ने सरकारी इमारतों, नदी के पुल, सड़कें ध्वस्त की ताकि सरकारी फौजों का रास्ता रोक सके। शाहमल ने सरकारी अफसरों के बंगलों में डेरा डाला और उसे न्याय भवन का नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय कहां पर ब्रिटिश शासन के द्वारा 50,000 रुपए हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए खर्च किए? 1857 के विद्रोह के समय कहां पर ब्रिटिश शासन ने 50,000 रुपए हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए खर्च किए थे? बरेली के अंदर। अंग्रेजी शासन ने दिसंबर 1857 में पश्चिमी पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्थित बरेली के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपए खर्च किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह के नाम पर जारी आजमगढ़ घोषणा पत्र, जिसमें सभी हिंदू मुस्लिम जमींदारों, व्यापारियों, सरकारी कर्मचारियों, कारीगरों, पंडितों, फकीरों व अन्य व्यक्तियों से सहयोग मांगा गया और आश्वासन दिया गया कि अंग्रेजी शासन समाप्त होने के बाद उनकी शिकायतों को दूर कर दिया जाए। यह घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? तो यह घोषणा पत्र जारी किया था 25 अगस्त 1857 को। 3 नंबर ऑप्शन। 25 अगस्त 1857 को जारी किए गए आजमगढ़ घोषणा पत्र में मुगल बादशाह के नाम सभी हिंदू मुस्लिम जमींदारों, व्यापारियों, सरकारी कर्मचारियों, कारीगरों, पंडितों, फकीरों व अन्य व्यक्तियों से सहयोग मांगा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान पर 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए हेवलॉक और ऑट्रम ने के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना की टुकड़ियां भेजी गई? 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए हेवलॉक और आउट्रम के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना की टुकड़ियां कहां भेजी गई थी? लखनऊ। 2 नंबर ऑप्शन। 25 सितंबर 1857 को हेवलॉक और ऑट्रम के नेतृत्व में अंग्रेजों की टुकड़ियां लखनऊ रेजिडेंसी में दाखिल होती है, जो विद्रोहियों से पराजित हो जाते हैं। हेवलॉक और ऑट्रम को कैद कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? सर सैयद अहमद खान के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? पहला है कि सैयद अहमद 1857 के विद्रोह के समय बिजनौर में सदर अमीन के पद पर थे। तो यह बात सही है। सैयद अहमद जो 1857 के विद्रोह के समय बिजनौर में सदर अमीन के पद पर थे। 1858 में असबाब ए बगावत ए हिंद उर्दू में पुस्तक लिखी थी। दूसरा ऑप्शन भी इसका सही है। तीसरा ऑप्शन है कि पहले भारतीय जिन्होंने 1857 की क्रांति पर लिखा। 1857 की क्रांति पर लिखने वाले यह पहले भारतीय थे। और चौथा ऑप्शन है कि सैयद अहमद खान ने 1857 के विद्रोह के धार्मिक स्वरूप का समर्थन किया। तो सैयद अहमद ने 1857 के विद्रोह को धार्मिक स्वरूप नहीं बल्कि इसे सैनिक स्वरूप बताया था, ना कि धार्मिक स्वरूप। 4 नंबर ऑप्शन गलत है। तो इसमें सही कथन कौन कौन से हैं? 1, 2 और 3। 1 नंबर ऑप्शन। सैयद अहमद खान 1857 की क्रांति के समय बिजनौर में सदर अमीन के पद पर तैनात थे। 1858 में असबाब ए बगावत ए हिंद उर्दू में पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह के कारणों पर है, जिसमें सैयद अहमद ने सैनिक स्वरूप का समर्थन किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर दो सूचियां दे रखी है। एक तरफ 1857 के क्रांतिकारियों के नाम है और दूसरी तरफ उनके स्थानों के। सबसे पहले बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जो नेपाल पलायित हो गई थी 1857 के विद्रोह के पश्चात। बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया था। बहादुर शाह को रंगून निर्वासित कर दिया गया था। तीसरे नंबर पर है लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई है जो युद्ध में मारी गई और तात्या टोपे जो गिरफ्तारी के बाद तात्या टोपे को फांसी दे दी गई थी। तो 2, 1, 4 और 3। 2, 1, 4 और 3। 2 नंबर ऑप्शन। बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार करके उसकी बेगम जिन्नत महल के साथ रंगून निर्वासित कर दिया। बेगम हजरत महल नेपाल चली गई। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ती हुई शहीद हो गई। तात्या टोपे को गिरफ्तार करके फांसी पर लटका दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने 1857 के विद्रोह को सभ्यता व बर्बरता के बीच संघर्ष कहा है? किसने 1857 के विद्रोह को सभ्यता व बर्बरता के बीच का संघर्ष कहा था? टी आर होम्स ने। 3 नंबर ऑप्शन। टी आर होम्स ने सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। एक तरफ 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सेनापतियों के नाम है और दूसरा युद्ध स्थलों के नाम है। 1857 की क्रांति के समय कौन से स्थान पर किस ब्रिटिश सेनापति के नेतृत्व में युद्ध हुआ था? तो सबसे पहले नंबर पर है ह्यूरोज। ह्यूरोज के नेतृत्व में झांसी में युद्ध हुआ था। दूसरे नंबर पर कॉलिन कैंपबेल। कॉलिन कैंपबेल ने जो कानपुर में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। तीसरे नंबर पर है जॉन निकलसन। जॉन निकलसन ने दिल्ली में और हैवलॉक ने लखनऊ के अंदर जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व प्रदान किया था। तो इसमें 2, 1, 4 और 3। 2, 1, 4, 3। 2 नंबर ऑप्शन। ह्यूरोज झांसी, जॉन निकलसन दिल्ली, हैवलॉक लखनऊ और कॉलिन कैंपबेल कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भी सुमेलित करना है। एक तरफ क्रांतिकारी नेताओं के नाम है और दूसरी तरफ विद्रोह का क्षेत्र दे रखा है। सबसे पहले नंबर पर है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में क्रांति का नेतृत्व किया था। ब्रिजिस कादिर। ब्रिजिस कादिर का संबंध लखनऊ से। सुरेंद्र शाही व उज्जवल शाही। सुरेंद्र शाही व उज्जवल शाही उड़ीसा में और शहजादा फिरोज शाह मंदसौर में। 2, 2, 1, 4 और 3। 2, 1, 4, 3। 2 नंबर ऑप्शन। कुंवर जगदीशपुर बिहार, ब्रिजिस कादिर लखनऊ, सुरेंद्र शाही व उज्जवल शाही उड़ीसा और शहजादा फिरोज शाह मंदसौर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी सुमेलित करना है। एक तरफ 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ पुस्तकों के नाम है और सामने उनके रचयिताओं के नाम है। सबसे पहले है रिबेलियन 1857 ए सिंपोजियम। रिबेलियन 1857 ए सिंपोजियम। यह पुस्तक है किसकी है? तो यह पुस्तक है पूर्णचंद जोशी की। सिविल लिबेरियन इन द इंडियन म्यूटिनीज। सिविल लिबेरियन इन द इंडियन म्यूटिनीज जो पुस्तक है यह शशि भूषण चौधरी के द्वारा लिखी गई। द सिपोई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार की। और चौथे नंबर पर द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता की। तो इसमें चारों ही सुमेलित है। 1, 2, 3 और 4। 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 1857 के बारे में कौन सा युग्म जो सुमेलित नहीं है? इसे धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध संग्राम बताया था। एल ई आर रीज ने 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के खिलाफ विरुद्ध संग्राम बताया था। तो यह सही है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसे कहा था वीडी सावरकर ने। तीसरे नंबर पर है हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है जो यह टी आर होम्स ने नहीं कहा था। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र जो कहा था यह कहा था जेम्स आउटरम ने। जेम्स आउटरम ने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया था। टी आर होम्स ने इसे सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष बताया था। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका असुमेलित होगा। और चौथा इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी बेंजामिन डिजरायली ने। तो 1, 2 और 4 सही है। 3 नंबर इसका गलत होगा। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र जेम्स आउटरम के द्वारा
और सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष कहा था टी.आर. होम्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 के विद्रोह के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? किसने कहा था कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम है, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है? तो यह बात कही थी आर.सी. मजूमदार ने। 2 नंबर ऑप्शन। रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम है, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन के अनुसार जो युद्ध धर्म रक्षा के लिए आरंभ हुआ उसे शीघ्र ही स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एक आदिवासी काश्तकार ने छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम के कोल आदिवासियों का 1857 के विद्रोह के समय नेतृत्व संभाला? किस एक आदिवासी काश्तकार ने छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम के कोल आदिवासियों का 1857 के विद्रोह के समय नेतृत्व संभाला था? गोनू। 4 नंबर ऑप्शन। 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम के एक आदिवासी काश्तकार कुकोनू ने इलाके के कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था? 1857 के विद्रोह का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? पहला, गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूस। गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूस यह क्रांति का कारण था। यह भविष्यवाणी की पलासी के जंग के 100 साल पूरे होते ही 23 जून 1857 को अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा, तो यह भविष्यवाणी भी की गई थी। यह अफवाह कि अंग्रेजों ने बाजारों में मिलने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया है, यह भी सत्य है। और यह भविष्यवाणी की ब्रिटिश शासन के अंत के साथ कलयुग का अंत होगा और फिर से राम राज्य आएगा, तो यह भविष्यवाणी उसमें कोई नहीं की गई थी। भविष्यवाणी प्लासी के युद्ध के 100 साल की गई थी और इसके अलावा गाय और सूअर के चर्बी लगे कारतूस और आटे में हड्डियों के चूरा मिलाने की अफवाह उड़ाई गई थी। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका कारण नहीं है। 1857 के विद्रोह के निम्न कारण है। 1857 के विद्रोह के पूर्व बंगाल सेना में यह बात फैल गई कि कारतूस की खोल में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। यह भविष्यवाणी यह भविष्यवाणी कि प्लासी की जंग के 100 साल पूरा होते ही 23 जून 1857 को अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा। 1857 की शुरुआत तक उत्तर भारत में यह अफवाह भी जोरों पर थी कि अंग्रेजी सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों का धर्म नष्ट करने के लिए बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है? पहला कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी जो जमींदार को अदा करनी थी। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी जो जमींदारों को अदा करनी थी, यह सही है। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे उनसे राजस्व वसूली के लिए उनकी संपदा नीलाम कर दी जाती थी, तो दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। जमींदारों को भूमिपति मानकर सभी अधिकार दिए गए। जमींदारों को भूमिपति मानकर सभी अधिकार दिए गए, यह भी सत्य है। चौथा ऑप्शन है कि कुल राजस्व का 10/11 भाग जमींदार। जमींदार 10/11 भाग नहीं बल्कि 10/11 भाग कंपनी को मिलता था और 1/11 भाग है जो जमींदार को मिलता था। इसमें उल्टा दे रखा है। 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। कंपनी ने जमींदार को भूमिपति मानकर उसे भूमि संबंधी सभी अधिकार दिए। कंपनी ने अपनी राजस्व की राशि को निश्चित कर दिया जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी थी। जो जमींदार निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे उनसे राजस्व वसूली के लिए उनकी संपदा नीलाम कर दी जाती थी। कुल राजस्व का 1/11 भाग जमींदार को तथा 10/11 भाग कंपनी को मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेतवाड़ी प्रणाली की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रेतवाड़ी प्रणाली की विशेषता नहीं है? सबसे पहले नंबर पर है कि इस प्रणाली में राजस्व की राशि सीधे रेत के साथ तय की गई। इस प्रणाली में राजस्व की जो राशि है यह सीधे रेतों के साथ तय की गई, यह सही है। इस प्रणाली में हर 30 साल के बाद इस प्रणाली में हर 30 साल के बाद जमीनों का फिर से सर्वेक्षण कर तदनुसार राजस्व की दर बढ़ा दी जाती थी। इस प्रणाली को सर्वप्रथम 1792 में अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास के 12 महल में आरंभ किया था। इस प्रणाली में राजस्व की मांग चिर स्थायी थी। तो इस प्रणाली में राजस्व की मांग चिर स्थायी नहीं रही थी। 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। रेतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम 1792 में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 12 महल मद्रास में लागू की। इसके अंतर्गत राजस्व की राशि सीधे रैयतों के साथ तय की जाती थी। इसमें हर 30 साल के बाद जमीनों का फिर से सर्वेक्षण किया जाता था और तदनुसार राजस्व की दर बढ़ा दी जाती थी। इसलिए राजस्व की मांग अब चिर स्थायी नहीं रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मालवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कि इस व्यवस्था में राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंप दी। इस व्यवस्था में राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंप दी थी। इसमें राजस्व स्थायी नहीं किया, बल्कि समय समय पर संशोधन भी किया जाता था। हॉल्ट मैकेंजी ने इस प्रणाली को तैयार किया, जिसे 1822 में लागू किया गया था। और चौथा ऑप्शन है कि इस प्रणाली में विभिन्न समूह के रीति रिवाजों को ध्यान में नहीं रखा गया था। तो यह बात गलत है, क्योंकि इसमें विभिन्न समूह के रीति रिवाजों को भी दर्ज किया गया था। 4 नंबर ऑप्शन इसमें भी गलत होगा। उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए हॉल्ट मैकेंजी ने एक नई व्यवस्था तैयार की, जिसे 1822 में लागू की। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। इस व्यवस्था में राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता औपनिवेशिक भारत में रेल की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता औपनिवेशिक भारत में रेल की नहीं है? तो सबसे पहले है कि रेलवे के विकास से आर्थिक गतिविधियों का केंद्र परंपरागत शहरों से दूर जाने लगा। रेलवे के विकास से आर्थिक गतिविधियों का केंद्र जो परंपरागत शहरों से दूर जाने लगा, तो यह सही है। 5% के गारंटित ब्याज पर ब्रिटिश पूंजी निवेश को आमंत्रित किया गया, यह भी सत्य है। भारत में रेल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य के हितों की सेवा करना था। तीसरा ऑप्शन भी सही है। चौथा ऑप्शन है कि गोखले ने भारत में रेलवे के विकास को दूसरों की पत्नी के श्रृंगार पटार पर खर्च उठाने के समान बताया। दूसरे की पत्नी के श्रृंगार पटार पर खर्च उठाने के समान जो रेलवे के विकास को बताया था, यह गोखले ने नहीं बल्कि यह बताया था तिलक ने। तिलक ने कहा था कि दूसरों की पत्नी के श्रृंगार पटार पर खर्च उठाने के समान है भारत में रेलवे का विकास। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। रेलवे के विकास रेलवे के विकास भारतीय शहरों की काया पलट कर दी। आर्थिक गतिविधियों का केंद्र परंपरागत शहरों से दूर जाने लगा। हर एक रेलवे स्टेशन कच्चे माल का संग्रह केंद्र और आयातित वस्तुओं का वितरण बिंदु बन गया। ब्रिटिश कंपनियों ने रेलवे में धन निवेश किया, क्योंकि उनको लागत व्यय पर 5% निश्चित लाभ की गारंटी प्राप्त थी। तिलक ने रेल, तार और सड़क जैसे साधनों की भारत के लिए कोई उपयोगिता नहीं मानते हुए इसे इसे दूसरे की पत्नी के श्रृंगार पटार पर खर्च उठाने के समान बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हस्तशिल्प उद्योग के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी है? भारत में हस्तशिल्प उद्योग के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारक जो उत्तरदायी है? तो 1813 का चार्टर एक्ट, देसी रजवाड़ों का पतन और इसके अलावा जो भारतीय हथियारों के इस्तेमाल पर पाबंदी। 1, 2 और 4।
4 नंबर ऑप्शन। 1813 के चार्टर एक्ट ने मुक्त व्यापार की प्रणाली अपनाई, जिसमें ब्रिटिश पूंजीपतियों एवं व्यापारियों के लिए भारतीय बाजार खोल दिया। देशी रियासतों के पतन से कारीगरों के उत्पादों की मांग कम हो गई। हथियारों पर पाबंदी से इससे इससे संबंधित हस्तशिल्पों का पतन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से हम मिलान कीजिए। एक तरफ कुछ व्यवस्थाएं दे रखी है और सामने उन व्यवस्थाओं को शुरू करने वाले व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं। सबसे पहले जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन ने कौन सी व्यवस्था शुरू की थी? तो जो जोनाथन डंकन ने जो शुरू की थी, बनारस का स्थायी बंदोबस्त। बनारस के स्थायी बंदोबस्त के जनक माना जाता है जोनाथन डंकन को। थॉमस मुनरो ने रेतवाड़ी बंदोबस्त शुरू किया। कॉर्नवालिस कॉर्नवालिस ने जो बंगाल का स्थायी बंदोबस्त लागू किया, और हॉल्ट मैकेंजी ने मालवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया था। 4, 3, 2 और 1। 4, 3, 2 और 1। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। जोनाथन डंकन बनारस के स्थायी बंदोबस्त, थॉमस मुनरो रेतवाड़ी व्यवस्था, कॉर्नवालिस बंगाल के स्थायी बंदोबस्त और हॉल्ट मैकेंजी मालवाड़ी बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1833 के चार्टर एक्ट में निम्नलिखित में से किस एक का उल्लेख नहीं था? 1833 के चार्टर एक्ट में निम्नलिखित में से किस एक का उल्लेख नहीं था? तो चीन से व्यापार करने का ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया। चीन से व्यापार करने का ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया था। गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्य विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इस एक्ट ने कानून निर्माण के क्षेत्र में केंद्रीकृत व्यवस्था की स्थापना की थी। तो ये तीनों ही बातें जो 1833 के चार्टर एक्ट में थी। इसके अलावा चौथे नंबर पर है कि कंपनी के डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी, जिनमें से 6 ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत होने थे। तो यह जो इस बात का जो उल्लेख है, यह 1833 के चार्टर में नहीं, बल्कि यह 1853 के चार्टर एक्ट में कहा गया था। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत होगा। 1853 के चार्टर एक्ट में डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी, जिनमें से 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। 1833 के चार्टर में बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसियों से कानून निर्माण का अधिकार छीनकर गवर्नर जनरल की परिषद को सौंप दिया। इस प्रकार कानून निर्माण के क्षेत्र में एक केंद्रीकृत व्यवस्था की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रावधानों में कौन सा चार्टर अधिनियम 1813 से संबंधित नहीं था? निम्नलिखित प्रावधानों में कौन सा चार्टर अधिनियम 1813 से संबंधित नहीं था? सबसे पहला कि इसने ईसाई मिशनरियों को अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई धर्म का प्रचार की अनुमति दी थी। तो यह तो 1813 के चार्टर एक्ट में ही दी गई थी। दूसरे नंबर पर है कि भारत में साहित्य के पुनरुत्थान व विज्ञान के विकास हेतु वित्तीय व्यवस्था का प्रावधान, यह भी 1813 के चार्टर एक्ट में किया गया था। तीसरे नंबर पर है कि कंपनी के वाणिज्यिक एकाधिकार का विस्तार किया। कंपनी के वाणिज्यिक एकाधिकार का जो विस्तार किया था, यह 1813 के चार्टर एक्ट में नहीं था। भारतीय साम्राज्य को निश्चित सांविधिक परिभाषा दी थी 1813 के चार्टर एक्ट के अंदर। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो जिसका संबंध 1813 के चार्टर एक्ट से नहीं है। 1813 के चार्टर एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी। चार्टर द्वारा भारत में साहित्य के पुनरुत्थान, विज्ञान के विकास के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक कोष की स्थापना की। कंपनी के चीन के साथ और चाय के व्यापारियों को छोड़कर कंपनी के वाणिज्यिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और भारतीय साम्राज्य को निश्चित सांविधिक परिभाषा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संवैधानिक सुधारों की दिशा में प्रस्तुत 1833 के चार्टर एक्ट में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान थे? भारत में संवैधानिक सुधारों की दिशा में प्रस्तुत 1833 के चार्टर एक्ट में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान थे? इनमें से कौन कौन से प्रावधान थे? तो इसमें पहला, भारतीयों को उच्च पदों से दूर रखने की नीति का परित्याग किया था। आगरा में चौथी प्रेसिडेंसी की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो 1 और 2।
बंगाल के प्रांत में शासन संबंध हेतु एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान है जो 1833 के चार्टर एक्ट में नहीं था। यह जो है 1853 के चार्टर एक्ट में था। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका संबंध नहीं है, 1 और 2 इसका राइट होगा। 1 और 2, 1 नंबर ऑप्शन। भारतीयों को उच्च पदों से दूर रखने की नीति का परित्याग करते हुए अधिनियम में कहा गया कि किसी भी भारतीय को धर्म, जन्म स्थान, वर्ग, वंशानुक्रम आदि के आधार पर कंपनी के अधीन किसी पद, स्थान या सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए इसकी कार्यकारिणी में चौथे सदस्य के रूप में एक विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान था। बंगाल प्रेसिडेंसी को विभाजित कर आगरा प्रेसिडेंसी बनाए जाने का प्रस्ताव किया, किंतु बाद में इसे स्थगित कर दिया। बंगाल प्रांत में शासन प्रबंध हेतु एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान 1853 के चार्टर एक्ट में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से बताना है कि कौन कौन से कथन है जो सही है और कौन से गलत है। पहला कि गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 12 प्रस्तावित की गई थी, यह सही है। दूसरा है कि अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए प्रस्तावित किया गया। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में अतिरिक्त सदस्यों का जो कार्यकाल है यह 1 वर्ष नहीं बल्कि 2 वर्ष 2 वर्ष प्रस्तावित किया गया था। 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा कि अतिरिक्त सदस्यों को परिषद की बैठक में तब ही भाग लेने की अनुमति थी जबकि एक विधेयक को पारित किया जाना होता था। और चौथा ऑप्शन है कि कैनिंग ने बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा को परिषद में मनोनीत किया था। तो 4 नंबर ऑप्शन भी इसका सही है। 2 नंबर गलत है, 1, 3 और 4 सही है। 1, 3 और 4, 3 नंबर ऑप्शन। गवर्नर जनरल की परिषद में न्यूनतम 6 व अधिकतम 12 सदस्य वायसराय मनोनीत करेगा। अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का प्रस्तावित था। अतिरिक्त सदस्यों को परिषद की बैठक में तब ही भाग लेने की अनुमति थी जब कोई विधेयक पारित किया जाना होता था, अर्थात इन्हें कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कोई अधिकार नहीं था। कैनिंग ने बनारस के राजा कैनिंग ने बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा ग्वालियर के दीवान को परिषद में मनोनीत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की मुख्य विशेषता क्या थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की मुख्य विशेषता क्या थी। तो इसकी मुख्य विशेषता थी अतिरिक्त सदस्यों को सार्वजनिक हित के मुद्दों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। 2 नंबर ऑप्शन। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की मुख्य विशेषता निम्न है। अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 कर दी। परिषद के भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार द्वारा अफीम रॉयल कमीशन का गठन कब किया गया था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा अफीम रॉयल कमीशन का गठन कब किया गया था। 1893 ईस्वी में। 4 नंबर ऑप्शन। किस चार्टर एक्ट के तहत यह प्रावधान था किस चार्टर एक्ट के तहत यह प्रावधान था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, रंग अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। कौन से चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, रंग अथवा इनमें से किसी एक कारण कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। तो यह किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के अंदर। 1833, 3 नंबर ऑप्शन। उपयुक्त प्रावधान 1833 के चार्टर एक्ट में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के संबंध में 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्ले मिंटो सुधार से संबंधित कथन दे रखे हैं।
पहला कथन है कि अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी थी। अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी, ये सही है। गवर्नर जनरल की विधान परिषद में सरकारी बहुमत को बरकरार रखा गया। इसने विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर संकल्प रखने की अनुमति दी और इसने भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की थी। चारों ही ऑप्शन है जो इस मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909 का जो अधिनियम था इससे संबंधित सही है। 2 नंबर ऑप्शन। 1909 के एक्ट में गवर्नर जनरल की विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी, जिनमें 33 मनोनीत और शेष 27 निर्वाचन द्वारा चयनित कर इस प्रकार गवर्नर जनरल की विधान परिषद में सरकारी बहुमत को बरकरार रखा। अब विधान परिषद के सदस्य बजट सहित सार्वजनिक हित के किसी भी विषय पर प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते थे। इसने पृथक निर्वाचन मंडल की अवधारणा को स्वीकार स्वीकार करके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली स्वीकार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में धन निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप में स्वीकार किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में धन निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप में स्वीकार किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन जो 1896 में हुआ था, जिसमें धन निकासी के सिद्धांत को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम 1919 के भारत शासन अधिनियम के परिणाम स्वरूप शुरू हुई द्वैध शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर अब विचार कीजिए। इस प्रणाली के जन्मदाता सर लियोनेल कॉर्टिस थे, तो यह सही है। द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत प्रांतीय विषयों का दो भागों में विभाजन किया गया, तो दोनों ही ऑप्शन इसके राइट होंगे। 3 नंबर 1 और 2 दोनों सही है। द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया। आरक्षित विषय जो गवर्नर और उसके परिषद के पास, जबकि हस्तांतरित विषय गवर्नर अब मंत्री भारतीय मंत्रियों की सलाह से शासन करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय जोनाथन पील की अध्यक्षता में गठित आयोग का उद्देश्य क्या था? 1857 के विद्रोह के पश्चात जो जोनाथन पील की अध्यक्षता में गठित आयोग का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था सैन्य पुनर्गठन। 4 नंबर ऑप्शन। 1857 के विद्रोह के बाद सेना के पुनर्गठन के लिए एक शाही आयोग का गठन किया गया, जो पील आयोग के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में कौन सा कथन है जो असत्य कथन है? पहला कथन है कि बंगाल के गवर्नर को भारत में कंपनी के संपूर्ण राज्य का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पश्चात जो बंगाल के गवर्नर को भारत में कंपनी के संपूर्ण राज्य का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। कंपनी के कर्मचारियों के उपहार तथा पारितोषिक लेने पर रोक लगाई। कंपनी के कर्मचारियों के उपहार और पारितोषिक लेने पर रोक लगाई थी। और चौथा ऑप्शन है कि एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान था। तो इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का उल्लेख था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे, अन्य न्यायाधीश की संख्या 2 नहीं थी, बल्कि अन्य न्यायाधीश की संख्या 3 थी। तो इसलिए 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत में कंपनी के संपूर्ण राज्य का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया, जिसमें फ्रांसिस क्लेवरिंग, मॉनसन और बोरवेल थे। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार करने, घूस लेने, पारितोषिक लेने पर रोक लगाई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ब्रिटिशों ने सबसे अधिक पूंजी निवेश किया था? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ब्रिटिशों ने सबसे अधिक पूंजी निवेश किया था? तो यह क्या था? रेलवे, बैंकिंग, बीमा और शिपिंग पर। एक नंबर ऑप्शन। भारत में ब्रिटिशों ने सबसे अधिक पूंजी का निवेश रेलवे, बैंकिंग, बीमा तथा शिपिंग पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में कौन से कथन सत्य है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित कौन कौन से कथन सही है? पहला है कि कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने हेतु इंग्लैंड व भारत में कंपनी का संविधान परिवर्तित किया गया, तो यह सही है। कंपनी के मामले में मतदान वही करेगा, कंपनी के मामले में मतदान वही करेगा जिसने न्यूनतम 1000 पाउंड की पूंजी कंपनी में लगा रखी हो। और तीसरा ऑप्शन है कि कंपनी के 24 डायरेक्टरों का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया था। तो तीनों ही ऑप्शन है जो इससे संबंधित सत्य कथन है। 3 नंबर ऑप्शन। रेगुलेटिंग एक्ट ने कंपनी का संसदीय नियंत्रण प्रारंभ करते हुए भारत व इंग्लैंड में उसके संविधान को परिवर्तित किया। पहले मतदान का अधिकार उन लोगों को ही था जिन्होंने कंपनी में न्यूनतम 500 पाउंड की पूंजी लगा रखी थी। अब यह बढ़ाकर 1000 पाउंड कर दी गई थी। पहले 24 डायरेक्टर प्रति वर्ष चुने जाते थे, अब उनका कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1834 में किसने कहा था? 1834 में किसने कहा था कि सूती कपड़ा बुनकरों की हड्डियां भारतीय मैदानों में बिखरी पड़ी है? सूती कपड़ा बुनकरों की हड्डियां जो भारतीय मैदानों में बिखरी पड़ी है, यह बात किसने कही थी? तो यह बात कही थी विलियम बेंटिक ने। 4 नंबर ऑप्शन। सूती वस्त्र उद्योग के पतन पर गवर्नर जनरल बेंटिक ने लंदन भेजी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि इस दुर्दशा की व्यापार के इतिहास पर कोई अन्य मिसाल नहीं मिलती। सूती कपड़ा बुनकरों की हड्डियां भारतीय मैदानों में बिखरी पड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पिट्स इंडिया एक्ट से संबंधित कौन सा कथन है जो असत्य कथन है? पहला कि इस अधिनियम से कंपनी के मामले में दोहरे प्रशासन का आरंभ हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट से के द्वारा कंपनी के मामले में दोहरे प्रशासन का आरंभ हुआ था। कंपनी के राजनीतिक मामलों की देखरेख के लिए 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। कंपनी के व्यापारिक मामले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास रखे गए थे। तो ये तीनों बात इस पिट्स इंडिया एक्ट से संबंधित सही है। चौथा है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के आदेश मानना अनिवार्य नहीं था। तो यह बात गलत है क्योंकि इनको यह आदेश मानना अनिवार्य था। 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। 1784 में पारित पिट्स इंडिया एक्ट से इंग्लैंड में कंपनी के मामले में दोहरे प्रशासन का आरंभ हुआ। व्यापारिक मामले कंपनी के प्रतिनिधि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास रखे गए, जबकि राजनीतिक मामलों की देखरेख के लिए 6 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत शासन अधिनियम 1935 के निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। पहला कि अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना हुई, तो अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना इसमें नहीं हुई थी। पहला ऑप्शन है सो इसका गलत है। दूसरा दूसरा ऑप्शन है कि प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम से। उपयुक्त में से कौन सी विशेषता कार्यान्वित नहीं की गई? तो प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। ये दोनों तो विशेषता कार्यान्वित की गई थी। अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना नहीं हुई थी। तो 1 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। केवल एक रियासतों के शामिल न होने से अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित कोषों में से कौन से होम चार्जेज का निर्माण करते हैं? ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित कोषों में से कौन है जो होम चार्जेज का निर्माण करते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर धारकों को लाभांश का भुगतान,
भारत सचिव के समग्र व्यय, सैनिक व्यय, असैनिक व्यय और यूरोपियन कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि। तो ये चारों ही ऑप्शन है जो इन चारों ही कोषों में होम चार्जेस का निर्माण करते हैं। 4 नंबर, 1, 2, 3 और 4, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। भारत से ब्रिटेन की तरफ धन के निष्कासन में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होम चार्जेस था, जिसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के भागीदारों को लाभांश, सैनिक व्यय, असैनिक व्यय, पेंशन, इंडिया हाउस के भरण पोषण के प्रयोग में लाई जाने वाली निधि एवं भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन या पेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में किसने धन निष्कासन पर राष्ट्रवादी आर्थिक आलोचना प्रस्तुत की? निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं में से किसने धन निष्कासन पर राष्ट्रीय आर्थिक आलोचना प्रस्तुत की थी? तो यह दादा भाई नौरोजी ने की थी, एमजी रानाडे ने की थी, जीवी जोशी ने की थी और गोपाल कृष्ण गोखले। इन चारों ने जो धन निष्कासन पर राष्ट्रीय आर्थिक आलोचना प्रस्तुत की थी। इसके अलावा रमेश चंद्र दत्त ने भी की थी। तो पांचों ही ऑप्शन इसके राइट होंगे। 3 नंबर ऑप्शन। दादा भाई नौरोजी पहले राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने धन निष्कासन पर राष्ट्रवादी आलोचना प्रस्तुत की। कालांतर में एमजी रानाडे, जीवी जोशी, गोपाल कृष्ण गोखले, रमेश चंद्र दत्त ने धन निष्कासन पर राष्ट्रवादी आर्थिक आलोचना प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखन दादा भाई नौरोजी का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा लेखन है जो दादा भाई नौरोजी का नहीं है? तो इसमें सबसे पहला है द वांट्स एंड मीन्स रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स रूल इन इंडिया। दूसरा है ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया और चौथा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये तीनों है जो दादा भाई नौरोजी के हैं। तीसरे नंबर पर जो है दी 3 ईयर्स इन इंग्लैंड, 3 ईयर्स इन इंग्लैंड की रचना आर.सी. दत्त के द्वारा की गई थी। तीसरा ऑप्शन इसका दादा भाई नौरोजी का नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अकाल आयोगों को कालक्रम के अनुसार अवस्थित कीजिए। मैकडोनाल्ड 1899 का है। स्टेची आयोग है जो 1876 में गठित किया गया था। लायल आयोग 1897 का है और चौथे नंबर पर है कैंपबेल आयोग। कैंपबेल आयोग का गठन किया गया था 1866 के अंदर। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएगा कैंपबेल आयोग 1866। दूसरे नंबर पर इसमें आएगा जो स्टेची आयोग 1876। तीसरे नंबर पर इसमें आएगा 1897 तीसरा, और चौथे नंबर पर मैकडोनाल्ड आयोग जो 1899 का है। तो इसमें 4, 2, 3 और 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। कैंपबेल आयोग 1866, स्टेची आयोग 1876, लॉयल आयोग 1897 और मैकडोनल्ड आयोग 1899 ईस्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में आईसीएस भर्ती परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान था? किस अधिनियम के अंतर्गत जो भारत में आईसीएस भर्ती परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में प्रावधान था कि भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। इस एक्ट के बाद 1923 में यह परीक्षा भारत में होने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग रहते हुए उत्तरदायी शासन की उत्तरोत्तर प्राप्ति के संबंध में नीतिगत घोषणा किसने की? ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग रहते हुए उत्तरदायी शासन की उत्तरोत्तर प्राप्ति के संबंध में नीतिगत घोषणा किसने की थी? मोंटेग्यू ने। 3 नंबर ऑप्शन। 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव मोंटेग्यू ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन का उद्देश्य प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों को आधिकारिक शामिल करना तथा क्रमशः उत्तरदायी सरकार की स्थापना के उद्देश्य से ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में स्वशासन की संस्थाओं का विकास करना है, जिससे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य से जुड़ी कोई उत्तरदायी सरकार स्थापित की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध राष्ट्रवादी व अर्थशास्त्री रमेश चंद्र दत्त के संबंध में कौन सा कथन असत्य है?
प्रसिद्ध राष्ट्रवादी व अर्थशास्त्री रमेश चंद्र दत्त के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला कि इनके द्वारा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 3 भागों में लिखी गई। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो इनके द्वारा लिखी गई थी, यह 3 भागों में नहीं बल्कि यह 2 भागों में लिखी गई थी। तो पहला ही ऑप्शन इसका गलत होगा। पहला ही ऑप्शन इसका गलत है। दूसरा कि इन्होंने कहा था कि भारत की मृदा की नमी उर्वर वर्षा के रूप में मुख्यतः इंग्लैंड पर गिरती है, न कि भारत पर। तो यह बात सही है। इन्होंने कहा था कि भारत की मृदा की नमी उर्वर वर्षा के रूप में अ, वर्षा के रूप में मुख्यतः इंग्लैंड पर गिरती है, न कि भारत पर। तीसरा ऑप्शन है कि उन्होंने धन निष्कासन के अंतर्गत भू राजस्व को एक महत्वपूर्ण अवयव माना था। और चौथा कि 1899 में यह कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो 2, 3 और 4 सही है। 1 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। आर सी दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आधुनिक भारत के आर्थिक इतिहास पर महत्वपूर्ण पुस्तक 2 भागों में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन निष्कासन के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य है? धन निष्कासन के बारे में कौन से कथन है जो सत्य है? पहला कि यह एक तरफा हस्तांतरण था भारत से ब्रिटेन की तरफ, जिसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। यह एक तरफा हस्तांतरण था भारत से ब्रिटेन की तरफ, जिसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। पलासी से इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई। बक्सर ने इसे संगठित रूप दिया। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम धन निकासी का सिद्धांत इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया लेख में दिया था। तो तीनों ही ऑप्शन है जो धन निष्कासन से संबंधित सत्य कथन है। 1, 2 और 3। 3 नंबर ऑप्शन। भारत में धन संपदा, पूंजी, संसाधन का इंग्लैंड हस्तांतरण जिसके बदले भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं हो, इस संदर्भ में यह एक तरफा हस्तांतरण था। प्लासी से एक प्रक्रिया को शुरू किया और बाद में बक्सर ने इसे संगठित रूप दिया। धन निकासी का सिद्धांत धन निकासी का सिद्धांत सर्वप्रथम नौरोजी ने अपने लेख इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? पहला कि उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। तो ये बात सही है। दूसरा, 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र की अध्यक्षता के दौरान उन्होंने स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया था। तो स्वराज का जो लक्ष्य निर्धारित किया था यह उन्होंने 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में नहीं बल्कि 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जो दादा भाई नौरोजी ने स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया था। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। 1 सही और 2 गलत। सही केवल 1, 1 नंबर ऑप्शन। 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता करते हुए स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि धन निष्कासन सभी बुराइयों की बुराई है? धन निष्कासन सभी बुराइयों की बुराई है, यह किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने। 2 नंबर ऑप्शन। दादा भाई नौरोजी ने ही कहा था कि धन निष्कासन ही सभी बुराइयों की बुराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा नामित 4 सदस्य काउंसिल में से कौन पहले से ही भारत में था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में के द्वारा नामित 4 सदस्य काउंसिल में कौन पहले से ही भारत में था? तो पहले से भारत में जो था वह था बोरवेल। बोरवेल 4 नंबर ऑप्शन। काउंसिल के सदस्यों की नियुक्ति के समय बोरवेल भारत में था, जबकि क्लेवरिंग, मॉनसन और फिलिप फ्रांसिस इंग्लैंड से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि यह व्यवस्था की गई कि भविष्य में केवल परसविंदा बंद सेवक ही गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य नियुक्त हो सकते हैं। तो ये सही है। दूसरा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने समस्त आक्रमणशील युद्धों तथा भारतीय राजाओं के साथ समस्त आश्वासन की संधियों पर प्रतिबंध लगा दिए थे। तो दूसरा ऑप्शन भी इसका सही है। 1 और 2 दोनों इसके सही होंगे।
2 नंबर ऑप्शन, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में प्रावधान किया गया कि भविष्य में केवल पसंदीदा बंद सेवक ही गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य नियुक्त हो सकेंगे। भारत में आक्रामक युद्धों की नीति तथा कर्नाटक व अवध के साथ की गई संधियों को समाप्त करने की घोषणा करते हुए कहा गया कि विजय की योजनाएं तथा भारत में साम्राज्य का विस्तार इस राष्ट्र की इच्छा गौरव की नीति के विरुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल के लिए राजी करने हेतु गवर्नर जनरल के साथ मुख्य सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई, साथ ही विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द कर स्वयं का निर्णय लागू करने का अधिकार दिया गया था 1786 के संशोधन अधिनियम के तहत। कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाने के लिए राजी करने हेतु उसकी दो मांगों को स्वीकार करने के लिए 1784 के एक्ट में संशोधन किया। इस हेतु 1786 का अधिनियम लाया गया। इसकी निम्न शर्तें थी। कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल के साथ साथ मुख्य सेनापति भी रहेगा। गवर्नर जनरल की उसकी परिषद के निर्णयों को रद्द करने की शक्ति रखेगा तथा अपने निर्णयों को लागू करने की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय कोष से दिए जाने की घोषणा व्यवस्था की गई? कौन से अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय कोष से दिए जाने की व्यवस्था की गई थी? 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 4 नंबर ऑप्शन, 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों व अन्य कर्मचारियों को वेतन भारतीय आय से दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अधिनियम के द्वारा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के पूर्ण सदस्य के रूप में मान्यता दी गई थी? कौन से अधिनियम के द्वारा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के पूर्ण सदस्य के रूप में मान्यता दी गई थी? चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। 1853 के चार्टर एक्ट में विधि सदस्यों को गवर्नर जनरल की परिषद में पूर्ण सदस्य के रूप में मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1853 के चार्टर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 1853 के चार्टर के संबंध में कौन सा कथन है जो असत्य कथन है? सबसे पहला है कि पहली बार कानून निर्माण हेतु 12 सदस्य विधान परिषद का गठन किया गया, तो यह सही है। दूसरा, डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम के लिए एक अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर की व्यवस्था की गई। और चौथा ऑप्शन है कि भारतीय कानूनों के संग्रह के लिए कलकत्ता में एक विधि आयोग का गठन किया गया। तो विधि आयोग का गठन कलकत्ता में नहीं बल्कि लंदन में किया गया था। 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। भारतीय कानूनों के संग्रह के लिए लंदन में एक विधि आयोग का गठन किया गया। प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम में यह प्रावधान था? कौन से अधिनियम में यह प्रावधान था कि सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा? कौन से अधिनियम में यह प्रावधान था कि सिविल सेवा के लिए खुली परीक्षा का आयोजन किया जाएगा? चार्टर एक्ट 1853 में। 1853 के चार्टर में यह प्रावधान था कि असैनिक नियुक्तियों के लिए खुली परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय शासन अधिनियम 1858 में गठित भारत परिषद के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? 1858 के अधिनियम के तहत गठित भारत परिषद के संबंध में असत्य कथन पहला कि भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य भारत परिषद का प्रावधान था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य भारत परिषद का प्रावधान था, तो यह सही है। दूसरा ऑप्शन है कि इस परिषद के 7 सदस्य डायरेक्टर द्वारा तथा शेष 8 सदस्य क्राउन द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। अब भारत परिषद के सभी सदस्यों को भारत में 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव हो, तो सभी सदस्यों को नहीं बल्कि कम से कम आधे सदस्यों को जो भारत में 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।
तो सभी सदस्य नहीं थे, आधे सदस्यों को, इसलिए 3 नंबर ऑप्शन गलत होगा। चौथा कि परिषद के सभी सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना था। परिषद के सभी सदस्यों का वेतन है जो भारतीय राजस्व से दिया जाना था, ये ऑप्शन भी सही है। 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। भारत परिषद के कुल सदस्यों में से कम आधे सदस्य ऐसे होने थे जिन्हें भारत में 10 वर्ष का कार्य अनुभव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के संबंध में सत्य कथन है। 1858 के भारत शासन अधिनियम के संबंध में सत्य कथन कौन कौन से हैं? पहला कि इसे अधिनियम द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से निकलकर ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में आ गया। इस अधिनियम द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से निकलकर ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में आ गया। इस अधिनियम से 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा स्थापित दोहरे शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम से 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा स्थापित दोहरे शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। तो दोनों ही ऑप्शन इसमें सही होंगे। 2 नंबर ऑप्शन। भारत शासन अधिनियम से भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में गठित बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भंग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चार्टर एक्ट के माध्यम से बंबई व मद्रास प्रेसिडेंसी के कानून निर्माण का अधिकार छीन लिया गया? किस चार्टर एक्ट के माध्यम से बंबई व मद्रास प्रेसिडेंसी के कानून निर्माण का अधिकार छीन लिया और कानून निर्माण के क्षेत्र में एक केंद्रीकृत व्यवस्था की स्थापना की गई थी? तो यह किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1833 के चार्टर में बंबई व मद्रास प्रेसिडेंसियों से कानून निर्माण का अधिकार छीनकर गवर्नर जनरल व उसकी परिषद को सौंप दिया। इस प्रकार कानून निर्माण के क्षेत्र में एक केंद्रीकृत व्यवस्था की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दे रखे हैं, इसमें पहला है कि 1858 के भारत शासन अधिनियम में गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसमें गवर्नर जनरल को जो वायसराय की पदवी दी गई थी, तो ये सत्य है। 1813 के चार्टर एक्ट से कंपनी क्राउन के अधीन एक शुद्ध प्रशासनिक संस्था बन गई थी। तो यह जो बनी थी 1813 के चार्टर एक्ट से नहीं बनी थी। 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा, 1 नंबर इसका सही है। तो इसमें पूछा सही 1 नंबर ऑप्शन। 1813 के चार्टर एक्ट में चीन के साथ होने वाले व्यापार तथा चाय के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के शेष व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए। 1833 के चार्टर एक्ट में कंपनी के चीन व चाय पर शेष रहे व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी शुद्ध एक प्रशासनिक संस्था बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन। बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन अब भारत में एक प्रकार की प्रथम ट्रेड यूनियन थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे एन.एम. लोखंडे। 1 नंबर ऑप्शन। 1890 में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन नामक मजदूर संगठन की स्थापना एन.एम. लोखंडे ने की। यह भारत का प्रथम मजदूर संगठन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावसी नानाभाई डाबर के द्वारा 1853 में सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बॉम्बे के अंदर। 4 नंबर ऑप्शन। कावसी नानाभाई के द्वारा 1853 में बम्बई के तारदेव नामक स्थान पर सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि के व्यवसायीकरण के लिए कौन से कारण रहे? औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि के व्यवसायीकरण के लिए कौन से कारण रहे थे? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, भू राजस्व के भुगतान का मुद्रीकरण, परिवहन के बेहतर संसाधनों ने कृषि उत्पादन के व्यापार को सुगम बनाया, और चौथा है भारत कच्चे माल के पर्याय के रूप में सीमित कर दिया गया। तो चारों ही ऑप्शन इसके राइट होंगे। 2 नंबर ऑप्शन। कृषि के व्यवसायीकरण के निम्न कारण रहे। परिवहन के बेहतर साधनों ने कृषि उत्पादन के व्यापार को सुगम बनाया।
अब भू राजस्व के भुगतान का मौद्रीकरण इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण कच्चे माल की मांग भारत कच्चे माल के प्रदायक के रूप में सीमित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्ट की सहायता से भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के संबंध में असत्य कथनों का चयन कीजिए। कोर्ट की सहायता से भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के संबंध में असत्य कथनों का चयन कीजिए। असत्य कथन बताने तो इसमें से पहला है कि 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में 9 से कम आयु के बच्चों पर कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध लगाया था, सही है। 9 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लिए प्रतिदिन 7 घंटे कार्यावधि तय की, यह भी सत्य है। स्त्रियों के लिए अधिकतम कार्यावधि 11 घंटे तय की गई, यह भी सत्य है। और चौथा ऑप्शन है कि सभी श्रमिकों के लिए साप्ताहिक अवकाश, ये भी सही है। तो इसमें चारों ही ऑप्शन सही है, कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 नंबर ऑप्शन। उपरोक्त सभी कथन भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के बारे में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका तर्क है कि औपनिवेशिक शासन काल के समय भारत का विऔद्योगिकरण एक मिथक है। किसका तर्क है कि औपनिवेशिक शासन काल के समय भारत का विऔद्योगिकरण एक मिथक है? मॉरिस डी मॉरिस। 3 नंबर ऑप्शन। 1968 में अमेरिकी इतिहासकार मॉरिस डी मॉरिस ने विऔद्योगिकीकरण को एक मिथक बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ अधिकारियों के नाम है और दूसरी तरफ भू राजस्व प्रणालियों के नाम है। कौन से अधिकारियों ने कौन सी भू राजस्व प्रणाली शुरू की थी? सबसे पहले नंबर पर है थॉमस लो। थॉमस लो ने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। अलेक्जेंडर रीड ने रेतवाड़ी बंदोबस्त शुरू की थी। एच ई गोल्ड स्मिथ ने बॉम्बे योजना और हॉल्ट मैकेंजी ने मालवाड़ी बंदोबस्त को शुरू किया था। 1, 2, 4 और 3। 1 नंबर ऑप्शन। थॉमस लो स्थायी बंदोबस्त, अलेक्जेंडर रीड रेतवाड़ी बंदोबस्त, एच ई गोल्ड स्मिथ बॉम्बे योजना और हॉल्ट मैकेंजी मालवाड़ी बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार करते हुए उन्हें भूमि कर में भाग दिए जाने का समर्थन किया था? निम्न में से किसने जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार करते हुए उन्हें भूमि कर में भाग दिए जाने का समर्थन किया था? जॉन सोर ने। 2 नंबर ऑप्शन। जॉन सोर ने जमींदारों का भूमि स्वामी मानने पर बल दिया, जबकि जेम्स ग्रांट जमींदारों को भूस्वामी मानने के विरुद्ध में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थायी बंदोबस्त के समय कौन सा कथन असत्य है? स्थायी बंदोबस्त के बारे में कौन सा कथन असत्य कथन है? पहला कि 1790 में 10 साल का बंदोबस्त लागू किया, वह 1793 में स्थायी बंदोबस्त में परिवर्तित कर दिया। 1790 में 10 साल का बंदोबस्त लागू किया, वह 1793 में स्थायी बंदोबस्त परिवर्तित कर दिया, यह सही है। दूसरा है कि निर्धारित तिथि तक भू राजस्व कंपनी के पास जमा न करने निर्धारित तिथि तक भू राजस्व कंपनी के पास जमा न करने न करने पर सूर्यास्त कानून द्वारा जमींदारी जब्त की जाती थी। दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा कि इस व्यवस्था को बंगाल, वाराणसी, उत्तर कर्नाटक के क्षेत्रों में लागू किया गया। तीसरा ऑप्शन भी सत्य है। और चौथा कि यह ब्रिटिश भारत के 51% भू क्षेत्र पर लागू था। तो 51% नहीं बल्कि 19% क्षेत्र पर लागू था। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थायी बंदोबस्त के परिणाम के संबंध में कौन से कथन सत्य है? स्थायी बंदोबस्त के परिणाम के संबंध में कौन से कथन है जो सत्य कथन है? पहला कि स्थायी बंदोबस्त के कारण बंगाल में अनुपस्थित भूस्वामीपन पे स्थायी बंदोबस्त के कारण बंगाल में अनुपस्थित भूस्वामीपन पे यह सही है। किसानों तथा जमींदारों के बीच बिचौलियों की लंबी श्रृंखला बन गई थी। किसानों को उनके परंपरागत अधिकारों से वंचित कर दिया और कंपनी को स्वामी भक्त शक्तिशाली जमींदार वर्ग का साथ मिला था। तो चारों ही ऑप्शन इसमें राइट हैं। 4 नंबर ऑप्शन। स्थायी बंदोबस्त से बंगाल में अनुपस्थित भूस्वामीपन पे इसका तात्पर्य है कि वास्तविक जमींदार कलकत्ता में रहते थे तथा वे राजस्व वसूली का कार्य दलालों को सौंप देते थे।
इस कारण किसानों और जमींदारों के बीच बिचौलियों की एक लंबी श्रृंखला बन गई। इस व्यवस्था में किसानों के उनके परंपरागत अधिकारों से वंचित कर दिया। जब किसान भूमि का मालिक न होकर अब किसान भूमि का न होकर किराएदार बन गया। कंपनी को स्वामी भक्ति शक्तिशाली जमींदार वर्ग का साथ मिल गया, जो हर साल कंपनी का साथ दे देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर के प्रिंगल ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भूमि के सर्वेक्षण के पश्चात राज्य की भू राजस्व मांग को उत्पाद के शुद्ध मूल्य का कितना प्रतिशत तय किया। आर के प्रिंगल ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भूमि के सर्वेक्षण के पश्चात भू राजस्व की राज्य की भू राजस्व मांग को उत्पाद के शुद्ध मूल्य का कितना प्रतिशत तय किया था। 55%। 3 नंबर ऑप्शन। 1824 से 28 के दौरान बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आर के प्रिंगल नामक अधिकारी ने भू सर्वेक्षण किया और भूमि का वर्गीकरण किया और माल गुजारी की दर पैदावार का 55% हिस्सा तय किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना कब की गई। मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना कब की गई। 1859 में। 1 नंबर ऑप्शन। 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई। इसका उद्देश्य दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना था, जिससे उनकी कंपनी का विकास हो सके। उल्लेखनीय है कि भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा गया जो अमेरिका से कपास की आपूर्ति बंद हो जाने की दशा में लंकाशायर को कपास की आपूर्ति कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भू राजस्व नीति और सामने उनके वर्ष। सबसे पहला स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू हुई थी। मालवाड़ी व्यवस्था 1822 की। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1840 की नहीं बल्कि 1820 ईस्वी की है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन कौन से कथन सुमेलित है। 1 और 2 सुमेलित है, 3 इसमें सुमेलित नहीं है। 1 और 2। 3 नंबर ऑप्शन। अब भू राजस्व नीति और वर्ष। स्थायी बंदोबस्त 1793, रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820, मालवाड़ी व्यवस्था 1822। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ विकासात्मक कार्य और दूसरे उनके ईयर दे रखे हैं। सबसे पहले रेलवे का आरंभ। तो रेलवे का आरंभ जो 1852 में नहीं बल्कि 1853 ईस्वी में हुआ था। दूसरे नंबर पर तार विभाग। तार विभाग का प्रारंभ 1853 में नहीं बल्कि 1852 में हुआ था। तो 1 और 2 दोनों गलत है। तीसरा, डाक विभाग की शुरुआत 1854 में की गई थी। तो 3 नंबर सही है। 3 नंबर सुमेलित है, केवल 3। 1 नंबर ऑप्शन। डलहौजी के काल में निम्न विकासात्मक कार्य हुए। रेलवे का आरंभ 1853 ईस्वी, तार विभाग 1852, डाक विभाग 1854 और सार्वजनिक निर्माण विभाग 1854। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डलहौजी के काल में किए गए विकासात्मक कार्यों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। डलहौजी के काल में किए गए विकासात्मक कार्यों के संबंध में कौन से कथन है जो सत्य कथन है। सबसे पहले, गंग नहर का कार्य पूर्ण करवाकर उसे 1854 में खोल दिया। गंग नहर का कार्य पूर्ण करवाकर उसे 1854 में खोल दिया था, यह सही है। कराची, बम्बई, कलकत्ता के बंदरगाहों का विकास करवाया। कराची, बम्बई और कलकत्ता के बंदरगाहों का विकास करवाया। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। तीसरा ऑप्शन, अनेक प्रकाश स्तंभों का निर्माण करवाया गया। अनेक प्रकाश स्तंभों का निर्माण करवाया, यह भी सत्य है। चौथा, कि कलकत्ता से बंबई के बीच पहली टेलीग्राम लाइन बिछाई गई। तो पहली टेलीग्राम लाइन है जो कलकत्ता से बंबई नहीं बल्कि कलकत्ता से आगरा के मध्य बिछाई गई थी। कलकत्ता से आगरा के मध्य बिछाई थी, ना कि कलकत्ता से बंबई। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। 1, 2 और 3 सही है। 1 नंबर ऑप्शन। डलहौजी के काल में अनेक विकासात्मक कार्य हुए। 1852 में पहली बार तार विभाग की स्थापना करते हुए 1853 में कलकत्ता से आगरा के बीच पहली टेलीग्राम लाइन बिछाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे। निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे। जनरल जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, डाकघर अधिनियम, धार्मिक नियोक्ता अधिनियम।
तो तीनों ही कारण है जो 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण थे, उपयुक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट से सिपाहियों को सरकार की आवश्यकता अनुसार किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए बाध्य किया। पोस्ट ऑफिस एक्ट ने सिपाहियों को उपलब्ध डाक सेवा की सुविधा वापस ले ली। धार्मिक नियोक्ता अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के संघर्ष पर निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मेरठ में विद्रोह हुआ था 10 मई को, 10 मई 1857 को। लखनऊ में विद्रोह हुआ था 30 मई को। मेरठ में विद्रोह 10 मई, लखनऊ में विद्रोह 30 मई। इसके अलावा झांसी झांसी के अंदर विद्रोह हुआ था 4 जून को, और नसीराबाद में विद्रोह हुआ था 28 मई को। तो इसमें 1, 4, 2 और 3, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। मेरठ में विद्रोह 10 मई, नसीराबाद में 28 मई, लखनऊ में 30 मई और झांसी में 4 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है? यह कथन किसका है कि परमात्मा ने हिंदुस्तान का विशाल साम्राज्य इंग्लैंड को इसलिए सौंपा ताकि हिंदुस्तान में एक सिरे से दूसरे सिरे तक ईसा मसीह की विजयी झंडा फहराने लगे। परमात्मा ने हिंदुस्तान का विशाल साम्राज्य इंग्लैंड को इसलिए सौंपा ताकि हिंदुस्तान में एक सिरे से दूसरे सिरे तक ईसा मसीह की विजय झंडा फहराने लगे। यह कथन किसका है? तो यह कथन कहा था R.D. मैंगल्स ने। 2 नंबर ऑप्शन। ईस्ट इंडिया कंपनी के अध्यक्ष R.D. मैंगल्स ने 1857 में ब्रिटिश संसद में कहा कि परमात्मा ने हिंदुस्तान का विशाल साम्राज्य इंग्लैंड को इसलिए सौंपा ताकि हिंदुस्तान में एक सिरे से दूसरे सिरे तक ईसा मसीह के विजयी झंडा फहराने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पेशवा बाजीराव द्वितीय को मिलने वाली पेंशन प्राप्त करने के लिए नाना साहब की तरफ से लंदन में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सामने उपस्थित हुए? निम्नलिखित में से कौन पेशवा बाजीराव द्वितीय को मिलने वाली पेंशन प्राप्त करने के लिए नाना साहब की तरफ से लंदन में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सामने उपस्थित हुए थे? तो यह वे थे अजीमुल्ला खां। 3 नंबर ऑप्शन। नाना साहब के मंत्री तथा प्रमुख सलाहकार अजीमुल्ला खान ने नाना साहब की पेंशन वकालत के लिए लंदन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सेना पुनर्गठन के संबंध में कौन सा कथन असत्य कथन है? 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सेना पुनर्गठन के संबंध में कौन सा कथन असत्य कथन है? सबसे पहला है कि बंगाल में भारतीय व यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 3:1 निर्धारित किया गया। तो बंगाल में जो भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात निर्धारित किया था, यह 3:1 नहीं था, बल्कि यह 2:1 था। 3:1 जो है यह मद्रास और बंबई के अंदर था। बंगाल में 2:1 था, तो 1 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। दूसरा कि तोपखाना व उच्च सैन्य पद यूरोपीय लोगों के लिए आरक्षित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की अलग सेना के अस्तित्व को समाप्त कर दिया। क्षेत्रीय व जातीय विभिन्नताओं के आधार पर सैन्य टुकड़ियों का गठन किया गया। 2, 3 और 4 सही है, 1 नंबर इसमें गलत होगा। बंगाल में भारतीय व यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 2:1 तथा मद्रास व बंबई में यह 3:1 था। तोपखाना व उच्च सैन्य पद यूरोपियंस के लिए आरक्षित कर दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी? निम्नलिखित में से कौन रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी जो अंग्रेजों से वीरता के साथ लड़ी थी? तो यह थी छलकारी बाई। छलकारी बाई या झलकारी बाई। छलकारी या झलकारी बाई थी। 2 नंबर ऑप्शन। बुंदेलखंड की छलकारी बाई झांसी रानी की लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी जो अंग्रेजों से वीरता के साथ लड़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कारण जो 1857 की क्रांति के असफलता के जिम्मेदार कारण है? कौन से कारण 1857 की क्रांति के असफलता के जिम्मेदार कारक है? तो इसमें से सबसे पहला हिंदू मुस्लिम आपसी फूट।
तो हिंदू मुस्लिम आपसी फूट 1857 की क्रांति का कारण नहीं था। 1857 की क्रांति के समय हिंदू मुस्लिम में आपसी प्रेम भाव था। यह 1947 में आजादी के समय इन दोनों में आपसी फूट हुई थी। उस समय दोनों में आपसी प्रेम था, आपसी फूट नहीं थी। तो पहला ऑप्शन तो इसका गलत होगा। दूसरा, रेल, डाक, तार जैसे संचार के साधन। तीसरा, योग्य नेता व योजना का अभाव मध्यम क्रांति का मुखर विरोधी रहा। मध्यम वर्ग जो क्रांति का मुखर विरोधी रहा। तो ये तीनों ही जो कारण है, ये है, इन कारणों से क्रांति असफल रही थी। 2, 3 और 4, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हिंदू मुस्लिम फूट 1857 के समय नहीं थी। रेल, डाक, तार जैसे संचार के साधन से अंग्रेजों को विद्रोह को चलने में सहूलियत मिली। जॉन लॉरेंस का कथन है कि अगर भारतीयों के पास एक भी योग्य नेता होता तो हम घर जाते। मध्यम वर्ग क्रांति का मुखर विरोधी रहा, क्योंकि इनको भय था कि कहीं पुरातन व्यवस्था पुनः अस्तित्व में न आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? 1857 के विद्रोह के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? पहला, कि 1 नवंबर 1859 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया। महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र पढ़ा गया था, यह 1 नवंबर 1858 को पढ़ा गया था, ना कि 1859 को। तो पहला ही ऑप्शन इसमें बड़ा गलत है। दूसरा, कि विक्टोरिया के घोषणा पत्र में ब्रिटेन के तात्कालिक प्रधानमंत्री पामहर्स्ट के हस्ताक्षर थे, तो जो सही है। तीसरा, महारानी के घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा था। अंग्रेजों ने विद्रोह के बाद फूट डालो राज करो की नीति का पालन किया था। तो 2, 3 और 4 सही है। 1 नंबर इसका गलत है। कौन से कथन सत्य है? 2, 3 और 4, 3 नंबर ऑप्शन। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क इलाहाबाद के मिंटो पार्क में गवर्नर जनरल कैनिंग के द्वारा महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा, जिस पर तत्कालिक ब्रिटिश पीएम पामस्टन के हस्ताक्षर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1919 के अधिनियम में प्रांतों में स्थापित द्वैध शासन में कौन से विषय हस्तांतरित सूची में थे? 1919 के प्रांतों में स्थापित द्वैध शासन में कौन से विषय हस्तांतरित सूची में थे? तो इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और स्थानीय स्वशासन। पुलिस विभाग है जो आरक्षित विषयों में था, हस्तांतरित सूची में नहीं। तो 1, 2, 3 और 5, 1, 2, 3 और 5, 3 नंबर ऑप्शन। 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित कर प्रांतीय शासन के विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित भागों में विभक्त किया गया। हस्तांतरित विषयों में स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, अस्पताल, उद्योग और कृषि थे, जबकि आरक्षित विषयों में पुलिस, जेल, वित्त इत्यादि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम को किसने अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी के समान बताया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम को किसने जो अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी के समान बताया था? जवाहरलाल नेहरू ने। 3 नंबर ऑप्शन। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम को अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी के समान बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं, इनमें से बताना कौन कौन से कथन है जो सही है। पहला इसमें है कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। तो मताधिकार की जो संस्तुति की गई थी, यह 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में मताधिकार को सीमित किया गया था। महिलाओं के लिए जो यह प्रावधान किया गया था, यह 1935 के एक्ट में किया गया था। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। दूसरा ऑप्शन है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान था। तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही है। कौन सा कथन सही है? केवल 2 नंबर ऑप्शन। 1919 के अधिनियम में सीमित मताधिकार दिया गया था। 1935 के एक्ट में महिलाओं के लिए विधानमंडल में आरक्षण का प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? उन भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को।
2 नंबर ऑप्शन। 1935 अधिनियम में विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में वर्गीकृत किया। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को ही दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से अधिनियम में केंद्र और प्रांतों के बीच विषयों शक्तियों का विभाजन किया। कौन से अधिनियम में केंद्र और प्रांतों के बीच विषयों और शक्तियों का विभाजन किया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। 1919 से पूर्व केंद्र व प्रांतों के मध्य विभिन्न विषयों का विभाजन नहीं था। 1919 के अधिनियम में 1919 के अधिनियम में प्रथम बार केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया था। कौन से अधिनियम से केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल स्थापित किया गया। कौन से अधिनियम से केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल स्थापित किया गया था। तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम। 1919 के भारत सरकार अधिनियम से केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक किया गया। केंद्रीय विधान सभा व राज्य परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में कौन सा कथन इसमें से असत्य कथन है। पहला कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी, यह सही है। इस अधिनियम से भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई, यह भी सत्य है। तीसरा कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई 1861 के भारत परिषद अधिनियम में, यह भी सत्य है। चौथा कि बंबई व मद्रास प्रांतों की परिषदों से कानून बनाने व संशोधन करने के अधिकार छीन लिए थे। तो इनके अधिकार छीने नहीं थे बल्कि अधिकार दिए गए थे। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। बंबई व मद्रास प्रांतों की परिषदों को कुछ प्रतिबंधों के साथ कानून बनाने व उसमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार 1861 का एक्ट कानूनी विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 कथन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन से कथन है जो असत्य कथन है। सबसे पहला है कि 1935 के अधिनियम में केंद्र व प्रांतों के मध्य विवादों को सुलझाने हेतु संघीय न्यायालय का प्रावधान था। 1935 के अधिनियम में केंद्र व प्रांतों के मध्य विवादों को सुलझाने हेतु संघीय न्यायालय का प्रावधान था, तो यह तो सही है। दूसरा, संघीय न्यायालय में 6 न्यायाधीश व 1 मुख्य न्यायाधीश होने थे। संघीय न्यायालय के अंदर 6 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश, टोटल 7 न्यायाधीश होने थे। तो दोनों ही ऑप्शन इसके सही है। इसके अंदर पूछे उपयुक्त में से असत्य, तो असत्य कोई नहीं है, दोनों कथन सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। संघ और उसकी इकाइयों के बीच विवादों के निपटारे के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश प्रथम मॉरिस क्वायर थे और 6 सहायक न्यायाधीश होने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता को लागू किया गया। किस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता को लागू किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1935 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके उसकी प्रांतीय स्वायत्तता को लागू किया गया था। 94 नंबर क्वेश्चन है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में कौन से कथन सत्य है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में कौन से कथन है जो सही है। सबसे पहला कि भारत परिषद एवं भारत सचिव के व्यय ब्रिटिश राजकोष पर भारित थे। भारत परिषद और भारत सचिव के व्यय जो ब्रिटिश राजकोष पर भारित थे। भारत परिषद के सदस्यों की संख्या 15 से घटाकर कम से कम 8 व अधिकतम 12 की गई थी। भारत के सैनिक व असैनिक खरीद फरोख्त हेतु लंदन में एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान था। तो चारों ही ऑप्शन इसमें सही होंगे। 4 नंबर ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। भारत सचिव व परिषद के वेतन भत्ते गठन से ही भारतीय राजकोष दिए जा रहे। अब इसे ब्रिटिश कोष पर भारत परिषद के गठन के समय सदस्यों की संख्या 15 थी, जिसे अब घटाकर कम से कम 8 व अधिकतम 12 तक निश्चित की
लंदन में एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की, जो भारत के सैनिक व असैनिक प्रशासन के लिए खरीद फरोख्त करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1858 के अधिनियम द्वारा स्थापित भारत कौंसिल के सदस्यों का वेतन निर्धारित था। 1858 के अधिनियम द्वारा स्थापित भारत कौंसिल के सदस्यों का वेतन कितना निर्धारित था? 1200 पौंड। कौंसिल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से 1200 पौंड वेतन दिया जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के संबंध में कौन से कथन सही है? मार्ले मिंटो सुधार से संबंधित कौन कौन से कथन है जो सही है? पहला कि मुसलमानों और सिखों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई। तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत की गई थी, सिखों के लिए जो पृथक निर्वाचन की शुरुआत नहीं की गई थी। तो पहला ऑप्शन इसका गलत होगा। दूसरा कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार भारतीय की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार भारतीय की नियुक्ति की गई। तो दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा कि इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था। और चौथा कि मार्ले ने पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में लिखा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। तो चौथा ऑप्शन भी सही है। इसमें सही कथन पूछे 2, 3 और 4। एक नंबर गलत होगा, 2, 3 और 4 सही है, 2 नंबर ऑप्शन। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया, जबकि सिखों को 1919 के अधिनियम में दिया गया। 1909 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में पहली बार भारतीय की नियुक्ति की। मार्ले ने पृथक निर्वाचन मंडल पर मिंटो को लिखा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य थे। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन है जो असत्य कथन है? पहला ऑप्शन है कि सिंध को बंबई प्रांत से पृथककरण किया। सिंध को बंबई प्रांत से पृथक किया, तो यह सही है। दलित वर्गों या अछूतों के लिए इस अधिनियम में अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था। दलित वर्ग या अछूतों के लिए इस अधिनियम के अंदर जो अनुसूचित जाति का शब्द पहली बार प्रयोग किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया और सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था को समाप्त किया था। तो सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को समाप्त नहीं किया, बल्कि इसे जारी रखा गया था। 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक विकास के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सत्य है? संवैधानिक विकास के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन है जो सही है? पहला कि 1909 का अधिनियम केंद्रीय काउंसिल में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 60 बढ़ा दी गई, जिनमें से 27 निर्वाचित होने थे, तो यह सही है। दूसरा कि 1919 का अधिनियम केंद्रीय काउंसिल के सदस्य में 145 होंगे, जिनमें से 104 निर्वाचित होने थे, तो दोनों ही ऑप्शन इसके सही है। 1 और 2 दोनों, 3 नंबर ऑप्शन। 1909 के अधिनियम 1909 के अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान मंडल के सदस्यों की संख्या 60 होगी, जिसमें 27 निर्वाचित व 33 मनोनीत सदस्य होते थे। 1919 के अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान मंडल के 145 सदस्य होने थे, जिनमें 41 मनोनीत और 104 जो निर्वाचित होने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों में केंद्रीय विधानसभा के लिए मुस्लिम सदस्यों की संख्या कितनी थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों में केंद्रीय विधानसभा के लिए मुस्लिम सदस्यों की संख्या कितनी होनी थी? 30, 2 नंबर ऑप्शन।
केंद्रीय विधानसभा में 104 निर्वाचित सदस्यों में से 52 सामान्य, 30 मुस्लिम, 9 यूरोपियन, 2 सिख और 7 जमींदार व 4 भारतीय व्यापारी प्रतिनिधि थे। तो यह था आज का 12वां नंबर टेस्ट, जिसके अंदर हमने 1857 की क्रांति, धन निष्कासन के सिद्धांत, भू राजस्व व्यवस्था के बारे में, औपनिवेशिक भारत के बारे में अध्ययन किया। इसके पश्चात हम जो अगली क्लास में हम जो टेस्ट करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री का तीसरा टेस्ट और इस टेस्ट सीरीज का 13वां टेस्ट है, जिसके अंदर 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार में भारत में दलितों और महिलाओं का उत्थान, 19वीं सदी में शिक्षा और प्रेस का विकास, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 से लेकर 1919 तक का, इन सभी टॉपिकों से संबंधित अगली क्लास में हम 100 प्रश्न करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले मॉडर्न हिस्ट्री के तीसरे टेस्ट में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।